कैसे हो दोस्तों? आपका स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैं आज आपको सिखाऊँगा कि आईटीआर 5 कैसे फ़िल करते हैं। जो मैं आईटीआर 5 फ़िल कर रहा हूँ, ये बिज़नेस ट्रस्ट है, तो बिज़नेस ट्रस्ट की कैसे आईटीआर फ़ाइल करते हैं, वो मैं आज आपको सिखाऊँगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस बिज़नेस ट्रस्ट ने क्या-क्या इनकम जनरेट की है और क्या-क्या शेड्यूल इसको भरने पड़ेंगे। तो आप कॉम्पिटिशन इसकी देख लीजिए, मैं कॉम्पिटिशन आपको प्रेज़ेंट करने वाला हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या-क्या शेड्यूल इसको भरना होगा। सो आपकी एक्सपेक्टेशन जो भी होगी, आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपका शेड्यूल कवर नहीं होता है, तो आप और कोई वीडियो देख सकते हो। आप या कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए मैं कॉम्पिटिशन आपको दिखा देता हूँ। सो दोस्तों, ये कॉम्पिटिशन मैंने प्रिपेयर की है फिनटेक्स ट्रस्ट की। यहाँ पर नाम थोड़ा चेंज हो गया है, कोई नहीं। लेकिन आपको जो मैं डेटा दिखा रहा हूँ, बस आपको उस पर ध्यान देना है। सो जैसे कि इसने एक बैलेंस शीट प्रिपेयर की हुई थी, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका पीबीटी आ रहा था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सो यहाँ पर मैंने उसको लिया, इसकी इनकम आई थी, उसमें फिर उसकी जितनी भी इनकम अदर सोर्स को पर्टेन करती थी, जैसे इसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, जो ओवरनाइट फंड्स होते हैं, उससे कुछ इनकम जनरेट हुई थी, तो वो मतलब कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, तो मैंने उसको अलग हटा दिया। उसके बाद इसने फिक्स डिपॉजिट में भी डाला हुआ था, उससे इंटरेस्ट जनरेट हुआ, तो वो भी अदर सोर्स की पार्ट है, तो मैंने उसको भी हटा दिया। कोई भी अदर खर्चे होते हैं, जैसे अगर कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम है, इनकम कमाई है इसने, अगर उससे रिलेटेड इसने खर्चे किए हैं, तो वो हमें ऐड करना होगा, वो एज अ इनकम दिखाना होगा, उसकी डिडक्शन इसको नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऐसा हुआ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, उससे जो भी ये खर्चा हुआ होगा, वो लेस करके यहाँ पर ये पीबीटी आ रहा होगा। हमने ऐड किया कि भाई ये अलाउ नहीं है, तो हमने ऐड कर दिया। उसके बाद कुछ खर्चे हैं जो एनी अदर अलाउ हैं या नॉशनल हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हो, या एग्जेम्प्ट हैं, कोई भी है, यहाँ पर मैंने उनको लेस कर दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप अपने रेफरेंस के लिए, अगर आप कॉम्पिटिशन भी प्रिपेयर कर रहे हो। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हमने फिर इनकम अंडर द कैपिटल गेन की यहाँ पर वर्किंग बनाई है, जिससे हमने कैपिटल गेन से कितनी इनकम आई है, यहाँ पर देखिए। यहाँ पर हमने एआईएस डाउनलोड किया था, एआईएस में उसकी डिटेल्स आ गई थी, सेल कंसिडरेशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, हमने कैपिटल गेन आ गया था, वही हमारी बुक्स में आ रहा था। उसके बाद जो फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट आया था, वो अदर सोर्स में हमने टैक्सेबल कर दिया है। उसके बाद देखिए, अब हमने यहाँ पर इसका पूरा क्रस यहाँ पे आ चुका है। जो बिजनेस इनकम थी, देखिए यहाँ पर सारा का सारा कुछ नहीं था, नील था, तो यहाँ पर नील आ गया। उसके बाद जो कैपिटल गेन की थी, जो अदर सोर्स की थी, वो हमने टैक्सेबल कर दिया है। जो भी टीडीएस आया था, उससे रिड्यूस किया, हमारा रिफंड बन गया। तो चलिए, अब मैं डायरेक्टली आपको आईटीआर 5 पे लेके चलता हूँ। आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या शेड्यूल मैं भरने वाला हूँ। तो चलिए, तो दोस्तों, ये आईटीआर 5 में हम दोबारा से आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, हमने उस ट्रस्ट का नाम डाल दिया। अगर कोई चेंज हुआ है ट्रस्ट के नेम में, तो यहाँ पर यस नो उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए, उसका पैन नंबर डाल दीजिए, और इस एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल दीजिए। यहाँ पर स्टेटस में आप एओपी बीओआई जो भी है, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा अभी एओपी बीओआई था, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सब स्टेटस मेरा बिजनेस चॉइस था, मैं उसके बाद सिलेक्ट करके आगे बढ़ गया। उसके बाद पूछता है यहाँ पे डेट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन डाल दिया है। उसके बाद आगे बढ़ा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पिन कोड मैंडेटरी है, पिन कोड आपको डालना ही होगा, तो पिन कोड डाल दिया। उसके बाद आपके पास जितनी भी मेल है, दो, आपके पास एक मेल है तो आप एक डाल दीजिए, अगर आपके पास दो मेल है तो आप दो डाल दीजिए। उसके बाद अगर आपके पास दो नंबर है, दो डाल दीजिए, अगर एक है, एक डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा इसकी ड्यू डेट क्या है, तो अकॉर्डिंगली आपकी अगर जुलाई है या अक्टूबर है या नवंबर है, उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछेगा, मैं अभी ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो आपको पता ही होगा ओरिजिनल रिटर्न में ये बिफोर ड्यू डेट होता है। उसके बाद अगर रिवाइज या मॉडिफाइड जो भी आप कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फिर से पूछेगा, आर यू बिजनेस ट्रस्ट? यस, मैं बिजनेस ट्रस्ट हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा रेजिडेंशियल स्टेटस, तो यहाँ पर आप रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट हो, उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पूछेगा कि आप न्यू रिज्यूम ऑप्ट कर रहे हो या ओल्ड कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। अगर तो मैं न्यू रिज्यूम ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर यस नो, मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं सिंपली नो नो करता चला गया। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा वेदर एसएससी हैज यूनिट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल, तो इसने कुछ नहीं किया, तो मैंने नो कर दिया। उसके बाद डीपीआईटी पूछ रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ना ही एमएसएमई है। उसके बाद यहाँ पर ना ही ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है, ना ना कोई भी है, तो हमने नो कर दिया, आगे बढ़ चुका। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा रिप्रेजेंटेटिव एसएससी किसी से फाइल करा रहा है या खुद कर रहा है, तो हमारी जो रिटर्न है वो खुद करता है। जनरली जो भी कंपनीज होती हैं, वो दूसरे के थ्रू ही फाइल कराती हैं, फिर भी वो नो ही करती हैं कि हम ही फाइल कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर वेदर आर यू अ पार्टनर इन फर्म, इफ यस,
हम कोई भी पार्टनर नहीं है किसी भी फर्म में, तो हम आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछता है, अगर आपने कोई भी कंपनी की कोई भी अनलिस्टेड कंपनी है, उसके शेयर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स डालेंगे। तो देखिए इसमें मैंने सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। अगर आप कुछ पुराना फॉर्म भी भरते आ रहे हो, तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। जैसे यहाँ पर कंपनी का नेम डाल दिया, वो डोमेस्टिक है या बाहर की कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए, उसका पैन नंबर। उसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स जो ओपनिंग है वो डाल दीजिए, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए वही वही कॉलम आपको भरने हैं जो जो मैंने यहाँ पर फिल किए हुए हैं। उसके अलावा आपको कोई कॉलम फिल नहीं करना है। यहाँ पर अगर आपका कोई ट्रांसफर हुआ है तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो। मेरा कुछ नहीं हुआ है, मैंने सिंपली ओपनिंग था उसमें एक्विजिशन किया, मेरा क्लोजिंग है। तो यहाँ पर जो भी ये शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन है, इसमें ये कॉलम आपको नहीं फिल करना है। जो इश्यू प्राइस पर शेयर इंक्रीज फ्रेश इशू, ये आपको फिल नहीं करना है। बाकी आपको फिल कर देना है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, उसके बाद डेट ऑफ एक्विजिशन कब का हुआ, फेस वैल्यू क्या हुआ, और परचेज प्राइस क्या है। उसके बाद यहाँ पर उसकी क्लोजिंग बैलेंस में आप सेल कंसिडरेशन दोनों का जो ओपनिंग था और क्लोजिंग का यहाँ पर डाल दीजिए। नंबर ऑफ सिक्योरिटीज आ गया और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपका क्लोजिंग है। तो उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पार्ट ए जनरल पर 2 पर चले जाइए। यहाँ पर पूछता है कि अगर आप पार्टनर या मेंबर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं था। हमारा भी एओपी बीओआई था, तो हमने उसको नो किया और आगे बढ़ चुके। उसके बाद पूछ रहा है, इज एनी मेंबर एओपी बीओपी और एग्जीक्यूटर और एजीपी आ फॉरेन कंपनी, तो इसमें कोई नहीं है, हमने नो करके आगे बढ़ चुके। उसके बाद यही सिंपली वही चीजें दोबारा रिपीटेड कर रहा है कुछ चीजें, तो हमने नो करके यहाँ पर जितने भी जितने भी इसके की पर्सन्स हैं, पार्टनर्स हैं या कोई भी है, उसका हमने यहाँ पर डिटेल्स डाल दिया। जैसे पंकित, उसका एड्रेस, सिटी एड्रेस जो भी है यहाँ पर देख लीजिए। ये डालकर मैं आगे बढ़ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसका नेचर क्या है, तो हमने यहाँ इसका अदर डालकर जो ट्रांजैक्शन करता है या बिजनेस एक्टिविटी अदर करके बिजनेस ट्रस्ट करके नाम डाल के हम आगे बढ़ चुके हैं। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करके ओके करके आगे बढ़ चुका। उसके बाद देखिए इसने बैलेंस शीट बनाई थी, तो यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट में क्या होगा, अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट अलग होगी। तो आपको क्या देखना है, अगर मैप करना है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू होता है इसको मैप करना, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट या तो इंडिया से बनी होगी या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है, तो ये आपको कैसे वेरीफाई करना है। देखिए आपका पूरा सोर्स ऑफ फंड कितना है, ये आपको, अगर आपने सारी डिटेल्स एक एक डाली है, तो सिंपली आपको क्या देखना है, आपका जो 5th नंबर है, सोर्स ऑफ फंड कितना है, और आपका जो लास्ट में आ रहा है, लास्ट में एप्लीकेशन फंड, बस आपको ये दो वैल्यू मैप करनी है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डिटेल्स जो भी है, जो भी आपकी बैलेंस शीट है उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए। उसके बाद इन दो वैल्यू को, जो मैंने यहाँ पर 5th जो एप्लीकेशन फंड और ऊपर जो 5th पॉइंट आ रहा है, ये सोर्स ऑफ फंड, यही आपको देखना है, इसमें कुछ मिसमैच ना हो। उसके बाद सिंपली आप आगे बढ़ जाइए, वैलिडेट करके ओके करके आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पूछेगा, तो मेरे मेरे पे कोई एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं है इसका। वैलिडेट करके आगे बढ़ जाइए। उसके बाद ट्रेडिंग भी नहीं होगा, तो यहाँ पर वैलिडेट करके मैं आगे बढ़ चुका हूँ। उससे रिलेटेड कोई खर्चा नहीं होगा, जो भी होगा नहीं है इसमें कोई भी खर्चा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस मैंने फिल किया। यहाँ पर कुछ जितनी भी इनकम थी, डिविडेंड की इनकम, जैसे यहाँ पर मेरा देखोगे, यहाँ पर इसने डिविडेंड की इनकम कमाई होगी। डिविडेंड की इनकम 78-63 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा था, वो मैंने डाल दिया। इंटरेस्ट इनकम कमाया था, तो वो भी मैंने डाल दिया। और यहाँ पर देखोगे जो म्यूचुअल फंड से था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहा था, मैंने यहाँ पर रिपोर्टिंग कर दी है। लाइबिलिटीज रिटर्न बैक था, वो भी मैंने रिपोर्ट कर दिया है। इम्पेयरमेंट लॉस था, वो भी मैंने दिखा दिया है। उसके बाद जितने भी खर्चे थे मैंने यहाँ पर डिस्क्लोज कर दिए हैं। जैसे कोई प्रोफेशनल फीस पे की होगी, यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया। जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे आ रहे होंगे, वो आपको सिंपली यहाँ पर शो करने हैं। अगर आपको इन ऊपर में कुछ लग रहा है कि इनमें फिल करना है, आप फिल कर दीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिंपली आप अदर एक्सपेंसेस में जाइए, यहाँ पर नाम स्पेसिफाई कीजिए और अमाउंट डालकर छोड़ दीजिए। उसके बाद अगर आपने कोई इंटरेस्ट पे किया है, उसका ब्रेकअप यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पर अगर कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो अदर देन फॉरेन कंपनी है, अगर उसको पे किया है, तो यहाँ पर आपको बाइफरकेट करके उसको डालना होगा। अदरवाइज अगर आपने इंडिया में पे किया है, तो आप सिंपली अदर्स में डालकर आगे बढ़ जाइए। अगर कोई डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन डाल दीजिए। कोई करंट टैक्स जो बिलो द आइटम पीबीटी के बाद भी कोई खर्चे होंगे, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना होगा, पीबीटी जो प्रॉफिट लिया होगा, उसके नीचे जो भी आपके टैक्सेस आ रहे होंगे, आप सिंपली उनकी डिटेल्स डाल के आगे बढ़ जाइए। यहाँ पर अगर बिलो द आइटम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं, अगर वो है, तो आप
वो डिटेल्स डाल दीजिए। सिंपली वैलिडेट करके आगे बढ़ जाइए। अब आए पार्ट ए वाई, तो यहाँ पर देखिए मर्चेंडाइज है और कोई भी अकाउंटिंग में चेंज नहीं किया। अगर आपने चेंज किया है तो आप उसके अकॉर्डिंग डाल दीजिए, और मेरा पार्ट ओ आई में डालने का कोई डिटेल्स है नहीं। तो आप कंपटीशन भी देखोगे, मेरी कोई डिडक्शन इसमें नहीं है जो पार्ट पार्ट ए ओ आई में डिटेल जाए। सिंपली मैं इसको वैलिडेट करके आगे बढ़ जाऊंगा। क्वांटिटेटिव डिटेल्स यहाँ पे पूछेगा तो वो भी डिटेल्स इसमें नहीं जाएगी। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी की कोई इनकम नहीं थी, आपने देख ही लिया होगा, तो मैं सिंपली आगे बढ़ जाऊंगा। अब आए शेड्यूल बीपी। यहाँ पर देखिए आपका पीबीटी जो भी मैंने कंपटीशन बनाई होगी, देखिए ये इससे मैप कर रहा होगा। उसके बाद देखिए ये खर्चे मेरे पर रिटर्न कर रहे हैं अदर सोर्स को, तो सिंपली मुझे यहाँ पर वो डिटेल्स डालनी है। जैसे मैंने कैपिटल गेन का यहाँ पे डाल दिया, और उसके बाद जो डिविडेंड इनकम होगी तो यहाँ पर डालेंगे, अगर अदर देन डिविडेंड है यहाँ पर डाल के आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो इनकम क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूडिंग विच इज एग्जेम्प्ट, तो यहाँ पर मैंने उसको डिविडेंड इनकम या जो भी मेरे को इनकम आई थी जो एग्जेम्प्ट थी उनका नेचर स्पेसिफाई किया। जैसे कि यहाँ पर देखोगे इनका नेचर स्पेसिफाई किया और मैंने यहाँ पर डाल के आगे बढ़ चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसे खर्चे हैं जैसे जैसे ये नॉट टैक्सेबल अंडर द एक्ट हम करेंगे, और अंडर द एक्ट का भी आप देख सकते हो। यहाँ पर मैंने जो भी एक्सपेंसेस था, जैसे ये एक्सपेंस था, हमने एनी अदर, अगर आपको एनी अदर द एक्ट में डिसअलाउ करना है, सिंपली आपको 24 नंबर पॉइंट में आना है और अदर में डाल के छोड़ दीजिए। अब आप एनी अदर द एक्ट डिडक्शन लोगे, अगर कोई भी एक्ट एनी एनी अदर अमाउंट अलाउबल एज अ डिडक्शन, तो आप यहाँ पर उसको क्लब करके डाल दीजिए, कंबाइन करके मैंने डाल दिया। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो मेरी बिजनेस इनकम जीरो हो चुकी है। अब मेरी बिजनेस इनकम कुछ नहीं है। उसके बाद मैं वैलिडेट करूंगा। अब देखोगे यहाँ पर बिजनेस इनकम मेरी भी कुछ नहीं है, सारी की सारी अदर सोर्स एग्जेम्प्ट ये पर्टेन करी थी। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा, तो डेप्रिसिएशन शेड्यूल में कुछ नहीं आएगा। सिंपली वैलिडेट करके आगे बढ़ूंगा, वैलिडेट करूंगा आगे बढ़ूंगा। अगर आपको वैलिडेट करना है कर लीजिए, अगर नहीं करना है वो भी चलेगा। वैलिडेट करके यहाँ पर कैपिटल गेन। अब देखिए मेरा ओवरनाइट फंड्स थे, सिंपली मैं वो डिटेल्स बताने वाला हूँ जो मेरा ओवरनाइट फंड्स जो भी कैपिटल गेन जनरेट किया है वो डिटेल्स कर देंगे। देखिए ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, तो सिंपली आपको 6 पॉइंट में आना है। 6 पॉइंट में आके यहाँ पे दिख रहा होगा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर्स। इसमें आपको कॉस्ट आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, जो सेल कंसिडरेशन है वो डाल देना है। और नीचे देखिए बी सेकंड, यहाँ पर देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल दी। उसके बाद कैपिटल गेन इसने ऑटो जनरेट कर लिया। यहाँ पर कुछ पॉइंट पूछेगा जैसे 7A में। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल, मेरे केस में नॉट एप्लीकेबल है, मेरा जो इनकम हो रहा है बस मैंने वो डाला। उसके बाद यहाँ पर पॉइंट पूछेगा नॉट एप्लीकेबल, वो डाल के मैं आगे बढ़ चुका हूँ। उसके बाद देखिए जो भी आपने कैपिटल गेन की इनकम जनरेट की है उसका बाइफरकेशन मांगेगा, उससे रिलेटेड ही वो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो आपको क्वार्टरली ये बाइफरकेट करना है, 15/6 तक जो इनकम आपने जनरेट की, उसके बाद 16/6 टू जो 15 सितंबर तक, उसके बाद 16 सितंबर से 15 दिसंबर तक, और 16 दिसंबर से 15 मार्च तक जो भी किया आप यहाँ पर बाइफरकेट कर सकते हैं। तो मैंने बाइफरकेट कर दिया। अगर ये लग रहा है आपके एआईएस में आ रहा है, सिंपली आपको एआईएस की यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। उसके बाद वहां पर सेल जो भी एक टैब होता है जो कैपिटल गेन का होता है, वहां पर बाइफरकेशन देखोगे तो सिंपली आपको वहां से वैल्यू डाल देनी है। उसके बाद सिंपली आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है। इसके बाद यहाँ पर मेरी इससे रिलेटेड कोई इनकम नहीं है, तो मैं सिंपली आगे बढ़ जाऊंगा। इससे भी नहीं है, ये शेड्यूल मेरे पे नहीं है, वीडीए भी नहीं है। उसके बाद अदर सोर्स की इनकम थी, यहाँ पर अदर सोर्स मैंने फिक्स डिपॉजिट से कमाया था, तो मैंने सिंपली बैंक डिपॉजिट था वो मैंने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद यहाँ से सिंपली आप वैलिडेट करके आगे बढ़ जाइए। देखिए अगर आपका कैरी फॉरवर्ड लॉस था वो अगर आपको देखना है तो यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद सीएफएल करंट ईयर का लॉस था, यहाँ पर रिपोर्टिंग होती है। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन है, यहाँ पर होगी। मेरे केस में दोनों ही नहीं है, तो मैं आगे बढ़ूंगा। अगर कोई आपकी आईसीडीएस एडजस्टमेंट है तो यहाँ पर मेरे केस में कोई भी आईसीडीएस एडजस्टमेंट नहीं है। और ये 10AA की एटीजी की ये कोई डिडक्शन नहीं है, जो मेरी कंपटीशन में आपने देखा ऐसा कोई डिडक्शन नहीं था, ना ही चैप्टर 6 का, ना एएमटी, ना एएमसी था कुछ उसमें जो इसने न्यू रिज्यूम ऑप्ट नहीं किया था, ओल्ड रिज्यूम ऑप्ट किया था, तो इसके पास 115 जेसी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जाएगी, आपने प्रिपेयर की होगी, ये ऑटो ले लेगा। इसके बाद कोई मैट क्रेडिट होगा उसकी रिपोर्टिंग यहाँ होगी। अगर आपने कोई स्पेशल इनकम जनरेट की है
देखिए यहाँ पर वो कंक्लूजन आ जाएगा अगर आपने कोई भी स्पेशल इनकम जनरेट की है या कोई भी टैक्सेबल होगी, डीटी डबल ए में टैक्सेबल होगा, आपका एनी अदर एक्ट कुछ होगा, स्पेशल रेट्स अलग होंगे, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे होगी। उसके बाद अगर यहाँ पर ये मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है एग्जेम्प्ट इनकम। देखिए एग्जेम्प्ट इनकम में मेरे मेरे केस में यहाँ पर जो 23 FC से इनकम आई थी, मैंने सिंपली उसकी डिटेल्स यहाँ पर डाल दी है। 23 FC जो इनको इनको क्लब किया और मैंने यहाँ पर डाल दिया, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर वैल्यू डाल दी है। ये एग्जेम्प्ट इनकम है, यहाँ पे देखोगे एग्जेम्प्ट इनकम मैंने डाल दी और आगे बढ़ चुका हूँ। उसके बाद देखिए शेड्यूल पीटीआई में देखिए अभी कुछ एरर दे रहा है, यहाँ पर ब्लैंक जाएगा, लेकिन अभी आपको फॉर्म जनरेट करना है तो यहाँ पर अभी के लिए जो भी 115 ये भी बिजनेस ट्रस्ट और पैन नंबर डालकर सिंपली आपको वैलिडेट करके आगे बढ़ जाना है। अगर आपको एरर दे रहा होगा तभी आपको ये करना है, अदरवाइज ये ब्लैंक करके आपको आगे बढ़ जाना है। देखिए अगर ये भी शेड्यूल इसमें नहीं है, एफएसआई ये भी शेड्यूल एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद देखिए अगर कोई जीएसटी है, जीएसटी में इसमें कोई टर्नओवर नहीं है, सिंपली आपको जितने भी जीएसटी नंबर इसने लिए होंगे उसको रिपोर्ट कर देना है और जीरो कर देना है। उसके बाद देखिए पार्ट टीटीआई में आना है, आपकी जो भी इनकम आ रही होगी, देखिए अब मेरे से कैलकुलेट क्या होगा। देखिए यहाँ पर बिजनेस इनकम मेरी नील आ रही है, तो यहाँ पर देखोगे बिजनेस एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो देखिए यहाँ पर जीरो आ गया। उसके बाद देखिए कैपिटल गेन की इनकम थी जो 954 थी, देखिए यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ चुकी है। उसके बाद देखिए अदर सोर्स की इनकम थी, तो यहाँ पर अदर सोर्स की इनकम यहाँ पर दिख गया। उसके बाद पूरा टैक्सेबल इनकम 9851 मेरा ये बन चुका है। ठीक, उसके बाद देखिए ऑटो टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पर आना है, मुझे टैक्स देखना है मेरे अकॉर्डिंगली ठीक किया है। देखिए 1968650 इसने एक्यूरेट किया है। उसके बाद देखिए सरचार्ज जो भी है मेरे अकॉर्डिंगली ठीक किया है, तो ये सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एजुकेशन सेस जो 4% लगता है वो भी मेरे अकॉर्डिंग ठीक किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ टीडीएस कटा था, टीडीएस की डिटेल यहाँ आ चुकी है। अगर मैं टीडीएस शेड्यूल में भी आगे चलूंगा, अभी यहाँ पर टीडीएस कटा था, टीसीएस कटा था, उसकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे डाल दी है, वो भी मैंने क्लेम कर लिया है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट डालना है और यहाँ पर टिक कर देना है अगर जो भी आपको क्लेम करना है। उसके बाद सिंपली वैलिडेट करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर टीटीआई में आगे, टीटीआई में देखिए अगर आपने कोई भी एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है उसको यहाँ पर रिपोर्ट कर देना है। यहाँ पर उसका पीएसआर हो गया, डेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, सीरियल नंबर हो गया, उसका अमाउंट और वैलिडेट करके आगे बढ़ जाना है। अब आगे इसमें देखिए ये भी शेड्यूल मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है, सो सिंपली वैलिडेट करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। उसके बाद देखिए टीडीएस मेरा डिडक्ट हुआ था, तो टीडीएस की मैंने सिंपली यहाँ पर सेल्फ करके उसका टैन नंबर डाल के यहाँ पर नेचर किया था और कितना उसमें टीडीएस कटा था और कितना हम क्लेम कर रहे हैं और वहां पर कितनी ग्रॉस इनकम थी और किस सोर्स में हम उसको टैक्सेबल कर रहे हैं। तो वहां पर करके मैंने सिंपली वैलिडेट पर क्लिक करके आगे बढ़ चुका। यहाँ पर वेरिफिकेशन में आओगे, वेरिफिकेशन में जो पर्सन उसको साइन कर रहा है उसके फादर का नेम और वो क्या डेजिग्नेशन है, उसके पार्टनर है, प्रिंसिपल पार्टनर है, मेंबर है, लिक्विडेटर है, वो सिलेक्ट कर लोगे अकॉर्डिंगली, उसका पैन नंबर और जहां से वो साइन कर रहा है उसकी डिटेल्स। और सिंपली आपको क्या करना है, पार्ट टीटीआई में आना है और सिंपली आपको कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक कर देना है। अब देखिए थोड़ा बफरिंग करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। देखिए हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपको जनरेट जेएसओन पर क्लिक कर देना है। अब ये थोड़ा बफरिंग करेगा और यहाँ पर ओके प्रेस करना है और देखिए मेक श्योर जब भी आप इसको अ, जब भी इसको जनरेट कर रहे हो जेसॉन, आप डाउनलोड्स में रख के जरूर कीजिएगा, डाउनलोड्स में ही जनरेट होगा, अदरवाइज आप कहीं और रख दे तो वहाँ पे हाई चांसेस हैं कि नहीं करेगा। लेकिन आपको सेफ साइड के लिए डाउनलोड्स में रख लीजिए, डाउनलोड्स में एक फोल्डर बनाइए, फोल्डर में ये यूटिलिटी डाल दीजिए, उसके बाद ओपन कर कर आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद सिंपली आपको इस बटन पर क्लिक कर देना है सेव जेसॉन। अब देखिए ये टाइम लेगा, यहाँ पर थोड़ा ये 33.33 पर ये यहाँ पर थोड़ा बफरिंग करेगा, थोड़ा टाइम लेगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो गया होगा आई थिंक, और आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो अभी आईटीआर जो भी अपडेशन आया है, अभी जो मैं देख रहा था वर्जन 1.3 चल रहा है, जो कि उसमें कुछ एरर आ रहे हैं। जब आप पेरिफेरी इंपोर्ट करते हो तो उसमें कुछ विजुअल्स वाला कोई एरर आ रहा है, वो भी अभी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। मैं भी जो पुरानी यूटिलिटी थी मैं उस पर ही वर्क कर रहा हूँ। तो आप या तो वेट कीजिए कि उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि अभी जो आईटीआर की है उसकी डेट भी बढ़ने वाली है और 100% इसकी डेट बढ़ेगी।
तो दोस्तों इसका जेसॉन जनरेट हो चुका है। सिंपली आपको ओके प्रेस करना है। अब देखोगे ये जनरेट कहाँ हुआ होगा, जहाँ पे आपने इसका पाथ दिया होगा, जहाँ पर आपने इसको सेव किया होगा, उसी के पास में ये जेसॉन जनरेट होगा। अब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर सिंपली आप इसको फाइल कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।